अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं और आपने कोई ऐसी चीज़ ऑथर की है जो कॉपीराइट वर्क के डेफिनेशन में आती है, और वो कॉपीराइट वर्क वेदर इट इज़ अ लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिकल वर्क, इंजीनियरिंग और वट एवर, if it comes into the ambit of copyright and it's a registerable work, तो वो वर्क किसी भी तौर पे अगर सेंट्रल कॉपीराइट ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, विच इज़ अ प्राइमा फेशियल एविडेंस यू आर द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, और वो वर्क अगर इन्फ्रिंज होता है तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे या लॉ किस सिचुएशन में वो डिटरमिन करता है कि वो आपका वर्क जो है जो कि कॉपीराइटेड है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। आज के इस व्लॉग में हम इसी टॉपिक के ऊपर इन्हीं कंटेंट्स पे बात करेंगे। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मैक एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कॉपीराइट वर्क की इन्फ्रिंजमेंट को कैसे डिटरमिन किया जाएगा। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी फरमाइश पे, उनकी डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। उनका कहना था कि आपके चैनल पे इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ऐसे अलाइड टॉपिक जो हैं उनके ऊपर तो आपकी वीडियोस हैं, लेकिन कॉपीराइट की जो इन्फ्रिंजमेंट है उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है। तो आप काइंडली इसके ऊपर भी आप ना कोई वीलॉग करें। तो इसी वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना कॉपीराइट का जो है वो सारा आपको इन्फ्रिंजमेंट कैसे होती है, कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्रिंजमेंट को डिटरमिन करते हैं, और कब जो है वो आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा था, चाहे आपको लग रहा हो कि वो इन्फ्रिंज हो रहा है, लेकिन चूँकि लॉ में उसकी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस दिए गए हैं, तो वो सर्कमस्टांसिस अगर क्वालिफाई करते होंगे तो आपकी इन्फ्रिंजमेंट होगी, अदरवाइज़ वो आपकी इन्फ्रिंजमेंट लॉ उसको कंसिडर नहीं करेगा, भले आपको लग रहा हो। तो ये हम इसी पे बात करते हैं अंडर द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 का चैप्टर 12 है, और उसका सेक्शन 56 है, जो कि ये कहता है कि व्हेन अ कॉपीराइट वुड बी इन्फ्रिंज्ड, किन सूरत हाल में, किस सिचुएशन में आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज्ड होगा। इस वीडियो में जो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ वही एक सेक्शन ही हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 56, जो कि ये सारा एक्सप्लेन करता है कि कब कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा होता है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका बी पार्ट करेंगे कि कब आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा होगा, किन सिचुएशन में वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा होगा। तो वो चूँकि काफ़ी एग्जॉस्टिव लेंथी है वो वाला सेक्शन 57 विच विल कम आफ्टर दिस सेक्शन। तो इस वजह से हम दोनों सेक्शंस को इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर करें तो ये अब बहुत लेंथी वीडियो एक बन जाएगी, और मैं जो ऑलवेज़ आपको अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मैं लेंथी वीडियोस अवॉइड करता हूँ ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 56 क्या सिचुएशन बताता है कि जब किन हालात में आपका जो कॉपीराइट वर्क है, जैसे कि मैंने कहा कि वो लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिकल वर्क है, सिनेमाटोग्राफिक वर्क है, आर्टिस्टिक है, या कोई इंजीनियरिंग वर्क है, तो वो कब ये तस्वर किया जाएगा या लॉ उसको कंसिडर करेगा कि ये अब आपकी इस वर्क की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। तो ये सेक्शन 56 को मैं रीड आउट करता हूँ। कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड। ये आगे उसका पार्ट ए आ रहा है। पार्ट ए में आगे सब सेक्शन है 1 और 2, और फिर इसका बी पार्ट है और उसके 3 से 4 सेक्शन है, लेकिन इसका मेन जो इंटीग्रल पार्ट है वो सेक्शन 1 सब सेक्शन ए और उसका 1 और 2 पार्ट है। उसी में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कब आपका कॉपीराइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा होएगा। तो ये पार्ट ए कह रहा है व्हेन एनी पर्सन
without the consent of the owner of the copyright or without a license granted by such owner or the registrar under this ordinance or in contravention of the conditions of a or license so granted or of any condition imposed by a competent authority under this ordinance। फिर आगे इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो कि मैं बाद में पढ़ता हूँ। पहले मैं आपको ये जो पार्ट ए पढ़ा है ये बड़ा ही सिंपल वर्ड में उन्होंने बयान किया कि जब इसमें दो वो मेन चीज़ों का जिक्र कर रहा है कि एक तो ऑनर कह रहा है कि एक ऑनर की कंसेंट है, यानी आप एक कॉपीराइट होल्डर हैं और आप किसी को मर्ज़ी के साथ तो अलो करते हैं कि भाई हाँ जी ये मेरा सॉन्ग है तो आप इसको कॉपी कर लो, तो देन देयर इज़ नो इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अगर वो आपकी रजामंदी नहीं है तो उस सिचुएशन में ये इन्फ्रिंजमेंट हो रही होगी कि ये जब भी आपके इल्म में आए। पहली तो बात ये कि अगर आपको इल्म में नहीं आता तो उस सूरत में इन्फ्रिंजमेंट तो हो रही है, लेकिन आप उसको ज़ाहिर जानते नहीं हैं तो वो आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे। तो जब लेकिन आपके इल्म में आ जाता है आपको पता चलता है कि ये मेरा वर्क है और ये इस तरह से जो है वो किसी ने इसकी पैरोडी बना के, जैसे कि मैंने उस सॉन्ग का कहा या आपके लिरिक्स हैं या आपका कोई भी म्यूज़िकल वर्क है तो वो आपके इल्म में आता है। तो अगर और आपने उसको रजामंदी भी नहीं दी हुई या आपने ए को दी हुई या बी को नहीं दी हुई, अब ए वाला तो जो है वो आपकी कंसेंट के साथ कर रहा है, अब बी वाला जो है वो फिर इन्फ्रिंजमेंट कर रहा होगा। तो दूसरा जो है वो इसमें आ जाता है लाइसेंस। आपने किसी को अपने कॉपीराइट वर्क का लाइसेंस दे रखा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी भी जो उसकी डोमेन्स हैं, जो उसकी जो मेन एरियाज़ हैं, जैसे ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और भी कुछ चीज़ें जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो इन सिचुएशन होगी कि आपने किसी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया हुआ है और उस लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई यानी यूज़ कर रहा है, उसकी टर्म्स में रहते हुए वो जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स को वायलेट किए बगैर वो आपका कॉपीराइट वर्क अगर यूटिलाइज कर रहा है तो वो कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो उस एग्रीमेंट के साथ वो जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसकी किसी भी एक मेन क्लास को वो वायलेट करता है तो वो समझा जाएगा कि ये इसकी वायलेशन कर रहा है। तो ये जो मैंने पार्ट ए पढ़ा है इसमें दो मेन चीज़ें हैं कि एक ऑथर की कंसेंट है जो कॉपीराइट ऑनर है या ऑथर है, और दूसरा जो है वो उसने लाइसेंस दिया हुआ है। लाइसेंस में वो यूज़ तो कर सकता है लेकिन वो लाइसेंस की किसी भी टर्म में अगर जाके वो ब्रेक करता है, यानी लेट्स से कि उसकी अगर 10 टर्म्स हैं तो वो 8 को तो कंसीडर कर रहा है और कंप्लायंस कर रहा है, लेकिन 2 को जो है वो वायलेट कर जाता है तो वो भी कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट में ही आएगा। ठीक हो गया जी, ये ए पार्ट था। अब इसके नीचे इसके सब सेक्शन 1 है A1 और A2। तो A1 कहता है does anything the exclusive right to do which is by this ordinance conferred upon the owner of the copyright। यानी अगर जो एक ख़ास एक्सक्लूसिव राइट जो कॉपीराइट ऑथर को दिया गया है, अगर वो एक्सक्लूसिव राइट को दूसरा यूज़ करता है तो इट वुड बी इन्फ्रिंजमेंट। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल सा है। तो ऐसी का जो है वो ए का सबसेक्शन 2, ये सारे जो है वो सेक्शन 56 पार्ट ए से रिलेटेड है जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो अब ये पार्ट ए का ही सबसेक्शन 2 पढ़ो कि परमिट्स फॉर प्रॉफिट्स any place to be used for the performance of the work in public where such performance constitutes an infringement of the copyright in the work unless he was not aware
and had no reasonable ground for suspecting that such performance would be an infringement of copyright। और आगे फिर जो है वो बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट मैंने आपको ए में इसके सब सेक्शन 1 में ये बताया कि एक्सक्लूसिव राइट की वायलेशन भी अगर हो रही है तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। अब इसमें आ रहा है कि भाई अगर वो जो इसकी इन्फ्रिंजमेंट करने वाला है, ठीक है, उसको परमिट तो दिया गया हुआ था, लेकिन वो ये इधर बड़ा एम्फसाइज करके कहते हैं कि परमिट्स फॉर प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इन पब्लिक वेयर सच परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फ्रिंजमेंट। यानी कहीं एक खास पब्लिक प्लेस पे या किसी खास जगह पे वो आपने, जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं और बहुत सारी आर्ट्स है, तो वो अगर किसी जगह पे नहीं करना था, अगर तो आपको उसने वहाँ किसी ख़ास जगह पे वो अपना वर्क रिपीट करने की, रिप्रेजेंट करने की परमिशन ऑथर ने नहीं दी हुई और आप उस जगह पे जाके करते हैं, तो अगर तो उसके इल्म में नहीं है, आगे वो उसके फिर वो जिक्र करता है कि अनलेस ही वाज नॉट अवेयर, तो अगर तो उसके इल्म में नहीं आता तो फिर तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर उसके इल्म में आ जाता कि आपने वो फ़लाँ जगह पे जाके और वो उसका फ़लाँ वर्क जो है वो उसको इन्फ्रिंज यानी वायलेट किया है, तो वो फिर इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो ये 56 का मेन ए और पार्ट 2 था, ए का सब सेक्शन 2 था। अब इसका बी पार्ट जो है वो भी आगे 3 से 4 जो है वो उसकी सब सेक्शन है, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो काफ़ी लेंथी इस सेंस में है कि अगर उनको मैं 1 बाय 1 करके अगर एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा तो ये अगेन एक तो आगे नहीं कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इनमें बहुत थिन सा फ़र्क है और वो फिर वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो बस ये आप इसमें ये समझ लीजिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं इस तरह से आपको दे देता हूँ कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन the reproduction of a literary, dramatical, musical or artistic work in the form of cinematographic work shall be deemed to be an infringing copy। मतलब बहुत सिंपल है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उर्दू में, क्योंकि कुछ सामीन जो है वो उर्दू में भी सुनना पसंद करते हैं। तो वो ये कि अगर आप किसी भी तरह का जो आपका कॉपीराइट वर्क है, मैं इस वीडियो में 2-3 दफ़ा बता चुका कॉपीराइट वर्क कितनी किस्म का है और किस किस तरह का होगा, तो उसमें से किसी भी कोई कैटेगरी के आप कॉपीराइट होल्डर हैं, तो आपके वर्क की रिप्रोडक्शन जब होती है आपकी कंसेंट के बगैर, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ कॉपीराइट वर्क विदाउट योर कंसेंट इज़ अ इन्फ्रिंजमेंट। ये सिंपल सा एक असूल है जो कि ये पूरे सेक्शन की समझ लेके एक उसकी जान है और उसकी एजेंस है कि अगर कॉपीराइट होल्डर जो ऑथर है जिसका वो क्रिएटिव वर्क है, वो उसकी कंसेंट या लाइसेंस के बगैर इन्फ्रिंज हो गया, यूज़ हो गया, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। हाँ, इसमें सिर्फ इतना मैं आपको यानी ज़रूर बताऊं कि जो एक आइडिया है वो कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो आइडिया के ऊपर आप कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे, इसलिए ये मैंने एंड पे बात बता दी है कि किसी के जहन में आने वाला कोई आइडिया जो कहीं पे प्रोड्यूस नहीं हुआ विजुअल मतलब सामने दिखा या पड़ा नहीं है, सिर्फ जहन की तहलीक है अभी, तो उसको कोई अगर कॉपी या इन्फ्रिंज करता तो वो कतन कॉपीराइट की डेफिनेशन में आता, जो जब वो डेफिनेशन में ही नहीं आएगा तो उसकी इन्फ्रिंजमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये जो सेक्शन 56 के क्वालिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन्फ्रिंजमेंट को, वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वो उन चीज़ों का अहाता करेंगे जिसमें एक कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।